तो एक होता है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जो इस जगह पे प्रेजेंट है, एक होता है रीनल टिब्यूल वाला पार्ट। अब रीनल टिब्यूल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल के पास है, इसलिए हम लोग इसे प्रॉक्सिमल शब्द यूज करते हैं। कॉन्वोल्यूटेड क्यों? क्योंकि हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक होता है, इसलिए टिब्यूल बोलते हैं। अब देखो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इनका अरेंजमेंट एक बार विजुअलाइज करो। अब जो हम अभी तक आपको बताएं वो सारा चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं। हेलो एवरीवन, ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने नेफ्रॉन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, इन ईच किडनी, हमारे हर एक किडनी में आपको पता है कि हमारे पास 2 किडनी प्रेजेंट होते हैं। हम एक किडनी के बारे में बता रहे हैं कि एक किडनी में लगभग नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच किडनी। तो अगर दोनों किडनी मिला के बात करें तो दोनों किडनी में मिला के 2 मिलियन या फिर 20 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये जो नेफ्रॉन है इन्हें हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं हम किडनी का। ठीक है, तो हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कौन कहलाता है? ये नेफ्रॉन्स। ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये बेसिकली जो नेफ्रॉन्स है ये कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ट्यूबुलर तो होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब देखो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे किडनी के अंदर इन नेफ्रॉन्स का बेसिकली अरेंजमेंट कैसा होता है। ये हमने डिस्कस किया था कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स का अरेंजमेंट हमने डिस्कस किया था। देखो कैसा होता है। हमने बताया था कि बाहर वाला जो एरिया होता है किडनी के अंदर, जो बाहर वाला एरिया होता है ये वाला एरिया, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और सेंटर पे जो एरिया होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। और इस मेडुला वाले रीजन में मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो पिरामिड शेप का, इसे हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। अब इन मेडुलरी पिरामिड्स के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। आप देख सकते हो इस तरीके से नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब आप ही बताओ, नेफ्रॉन कॉर्टेक्स वाला एरिया में प्रेजेंट है या फिर मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है? बताओ। देखो हमारा नेफ्रॉन थोड़ा सा कॉर्टेक्स वाला रीजन में प्रेजेंट है और थोड़ा सा मेडुला वाला रीजन में। यानी कि आप बेसिकली हमारे नेफ्रॉन्स को कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली मेडुला में है या फिर कंप्लीटली कॉर्टेक्स में है। ये पार्टली कॉर्टेक्स में होता है और पार्टली मेडुला में होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, पार्टली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स कॉमा पार्टली इन मेडुला। यानी कि ये मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है हमारा नेफ्रॉन। तो इसको रफ कर देते हैं। यहाँ से हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन में मेजरली 2 पार्ट होता है। ठीक है, नेफ्रॉन में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनना, नेफ्रॉन जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं और दूसरा वाला पार्ट को हम लोग रीनल टिब्यूल बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो टिब्यूल वाला पार्ट है ना वो ये है और किडनी में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको रीनल टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो ट्यूबुलर पार्ट है, इस ट्यूबुलर पार्ट में सबसे पहला वाला पार्ट को कहते हैं हम बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोमेंस कैप्सूल ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो देखो ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इससे हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं।
ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल का सबसे पहला वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। अब देखो हम यहाँ पे बताने वाले कि ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट होता है। ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ये वाला एरिया में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, कैसे प्रेजेंट होता है? देखो, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हमारा जो किडनी होता है, किडनी के अंदर जो आर्टरी घुसती है, उस आर्टरी को हम क्या बोल रहे थे? याद करो, इसे हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो रीनल आर्टरी है, इसके अंदर जो बेसिकली ब्लड वेसल जाता है, उस ब्लड वेसल को हम क्या बोल रहे थे? याद करो, हम आपको बताए थे, इसे हम कहते हैं आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल बोलते हैं। आर्टरी डिवाइड होता है तो आर्ट्रियोल बनता है, आर्ट्रियोल डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? कैपिलरी बनेगा। ठीक है, यहां तक याद है ना आपको? आर्टरी डिवाइड हो रहा था तो आर्ट्रियोल बन रहा था, आर्ट्रियोल के डिवीजन से कैपिलरी बनता है। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, इससे जो रीनल आर्टरी के डिवाइड होने से आर्ट्रियोल बना, इस आर्ट्रियोल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो, यहाँ पे जो आ रहा है आर्ट्रियोल, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो आर्ट्रियोल हमारे बोमेन्स कैप्सूल के पास आया, ये डिवाइड करके कैपिलरीज बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं आर्ट्रियोल डिवाइड करके क्या बनाएगा? कैपिलरीज बनाएगा। देखो यहाँ पे, तो ये जो आर्ट्रियोल आया, ये डिवाइड करके कैपिलरीज बनाता है, इस तरीके से नेटवर्क बनाता है कैपिलरीज का। इस प्रकार से कैपिलरी का यहाँ पे गुच्छा बनता है, बोल सकते हो कि गुच्छा है ये कैपिलरीज का। ठीक है, तो देखो, ये जो आर्ट्रियोल आया, इसका हम एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोल रहे हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल। तो चलो इसको लिखते हैं पहले, इसे हम क्या बोले? एफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखो, इसको एफरेंट आर्ट्रियोल ही क्यों बोले? आर्ट्रियोल इसलिए बोले क्योंकि ये रीनल आर्टरी के ब्रांचिंग से बना है, इसलिए इसको आर्ट्रियोल बोले। इसको एफरेंट क्यों बोले? एफरेंट इसलिए कहें क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के पास आ रहा है। यहाँ पे हम जो नेफ्रॉन बनाएंगे, इसके पास आ रहा है ये आर्ट्रियोल, इसलिए हम इसे एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। एफरेंट मतलब कि आना। इस कैप्सूल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इस कैप्सूल के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये आर्ट्रियोल तो आ रहा है ना, इसलिए हम इसे एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। अब देखो, ये आर्ट्रियोल के ब्रांचिंग से ये जो बना, ये जो कैपिलरीज का गुच्छा बना, इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखे थे ना ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस हम इसे कहते हैं। यहाँ पे जो कैपिलरीज का बंच बनता है, इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। अब देखो, बोमेन्स कैप्सूल से जो ब्लड को दूर लेके जा रहा है, यहाँ पर भी एक आर्ट्रियोल प्रेजेंट होता है। इस जगह पे आर्ट्रियोल, यहाँ पर भी एक आर्ट्रियोल प्रेजेंट है। इस आर्ट्रियोल का नाम होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। आ रहा था, इस बोमेन्स कैप्सूल के पास आने वाला आर्ट्रियोल को हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हैं। यहाँ पे कैपिलरीज का बंच बना, क्योंकि आर्ट्रियोल के डिवीजन से कैपिलरी बनता है, तो यहाँ पे जो कैपिलरी का बंच बना, उसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। और इस बोमेन्स कैप्सूल से जो आर्ट्रियोल ब्लड को दूर लेके जा रहा है, इस बोमेन्स कैप्सूल के रिस्पेक्ट में ब्लड जो दूर लेके जा रहा है, जो आर्ट्रियोल, उसे हम इफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हैं। ठीक है, इफरेंट मतलब कि एग्जिट कर रहा है, इस बोमेन्स कैप्सूल से दूर लेके जा रहा है। यहाँ पे ब्लड का डायरेक्शन क्या होगा? इसके अंदर, इस आर्ट्रियोल के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, ये ब्लड को इसके पास लेके आ रहा है, मतलब कि बोमेन्स कैप्सूल के पास लेके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ पे जो बन रहा है वो उसको क्या बोले? ग्लोमेरुलस बोले। फिर यहाँ से जो ब्लड को दूर लेके जा रहा है, बोमेन्स कैप्सूल से दूर लेके जा रहा है, इसे हम इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब ये बोमेन्स कैप्सूल इस रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हमने देखा बोमेन्स कैप्सूल, और हमने ग्लोमेरुलस भी देख लिया साथ साथ। यहाँ पे जो कैपिलरीज का बंच बन रहा है, इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब देखो, अब बोमेन्स कैप्सूल के बाद एक और ट्यूबुलर पार्ट आता है। हम एक बार लास्ट में आपको अच्छे से पूरा डायग्राम बना के हर एक के बारे में लिख देंगे। अब यहाँ पे बस सुनो, अभी
हम सेकेंड ट्यूबुलर पार्ट क्या बोल रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल का सेकेंड पार्ट क्या है, देखो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक हाईली कोल्ड ट्यूब्यूल आता है, रीनल ट्यूब्यूल का सेकेंड पार्ट एक हाईली कोल्ड ट्यूब होता है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरे शब्दों में हम इसे पीसीटी बोलते हैं। देखो अब हर एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ट्यूब्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल का सेकंड पार्ट है भैया, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना इसका, इसलिए हम इसे ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोल रहे हैं, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर, जो चीज़ हाईली कोल्ड होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्वोल्यूटेड। तो हाईली कोल्ड है, बोमेंस कैप्सूल के कंपेयर में ये तो कोल्ड है ना, इसलिए हम इसे कॉन्वोल्यूटेड बोल रहे हैं। प्रॉक्सिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल के रिस्पेक्ट में ये पास में है, बोमेंस कैप्सूल के रिस्पेक्ट में ये पास में है, इसलिए यहाँ पे प्रॉक्सिमल वर्ड यूज किए हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीसीटी भी बोलते हैं, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल का सेकेंड पार्ट क्या होगा, ये होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसे हम पीसीटी भी बोलते हैं। अब देखो, अब हम लोग थर्ड पार्ट पे मूव कर रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो अब रीनल ट्यूब्यूल का थर्ड पार्ट क्या है, देखो ये जो पीसीटी है, ये पीसीटी बाद में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से, इस तरीके से। देखो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर बनाया बाद में जाके इस तरीके से, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से ना, इसको हम लोग हेयर पिन शेप बोलते हैं। बाल में जो हम लोग जूड़ा करते हैं, जो पिन लगाते हैं, उसके शेप का होता है, इसलिए हम इसे हेयर पिन शेप बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, ये पूरे का यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्ट आया इसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो थर्ड पार्ट में लिख लो, इसको हम लोग लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं। अब देखो लूप ऑफ हेनले को हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, हेनलेस लूप भी बोल सकते हैं। तो लूप ऑफ हेनले बोले या हेनलेस लूप बोले, बात बराबर होता है। अब देखो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, इस आर्ट्रियोल जो है, यहाँ पर जो आर्ट्रियोल आ रहा है, ये आर्ट्रियोल क्या लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजन अपने साथ लेके आ रहा है, क्योंकि जो आर्टरी के डिवीजन से आर्ट्रियोल बना है वो तो ऑक्सीजन ही लेके आएगा, ऑर्गन्स में तो ऑक्सीजन ही लेके आएगा ना। तो इस आर्ट्रियोल को हम लोग बोलते हैं कि ये आर्ट्रियोल जो ब्लड ला रहा है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये O2 लेके आ रहा है, लेकिन इस O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट है जो ये साथ में लेके आ रहा है, बहुत सारा वेस्ट होता है जो साथ में ये लेके आता है। जितने भी वो वेस्ट लेके आता है, जितना भी वो वेस्ट लेके आ रहा है, वो सारे वेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, यानी कि बोमेंस कैप्सूल में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। कल के क्लास में हम आपको डिटेल में बताए थे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र होता, ऑक्सीजन वापस से यहाँ निकल जाता है, यानी कि इफरेंट आर्ट्रियोल के साथ ऑक्सीजन तो निकल जाता है, जितने भी गैसेस होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी वेस्ट आते हैं, वेस्ट के साथ साथ जो अच्छे प्रोटीन भी होते हैं, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर रिक्वायर्ड होता है, वो भी इसके अंदर चला जाता है। यानी कि वेस्ट के साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं जो इस जगह पे आ जाते हैं। तो जो भी चीज़ इन कैपिलरीज से निकल के इस एरिया में आता है, चाहे वो वेस्ट हो या फिर कोई दूसरा चीज़ हो, जो भी छन के इस बेसिकली बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गया, कैपिलरीज से छन के जो भी चीज़ इसके अंदर आ गया, इसको हम लोग फिल्टरेट बोलते हैं, इसको हम लोग फिल्टरेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो छन के आया उसे हम फिल्टरेट बोल रहे हैं। तो अब बताओ, अगर बोमेंस कैप्सूल में फिल्टरेट आया तो फिल्टरेट को अगर आगे फ्लो करना है तो कैसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। डायरेक्शन अब बताओ कैसे है, डायरेक्शन तो इधर ही साइड है ना, डायरेक्शन तो ऐसे मूव करेगा फिल्टरेट, फिल्टरेट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक जैसे आएगा फिल्टरेट, उसके बाद ये इस तरीके से जाएगा, नीचे जाएगा, फिल्टरेट का फ्लो डाउनवर्ड्स होगा।
ठीक है। डाउनवर्ड के बाद इस तरीके से फिर ये ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट। हम यहाँ पे फिल्ट्रेट का फ्लो बता रहे हैं आपको। इस तरीके से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर उठेगा। तो देखो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो लूप ऑफ हेनले है इसका 2 आर्म्स होता है, यानी कि आर्म्स बोलो या फिर लिम्स बोलो, इस लूप ऑफ हेनले का 2 लिम्स होता है, एक ये वाला लिम्प और एक ये वाला लिम्प। तो फिल्ट्रेट के फ्लो के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है। ये जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, जिस बेसिकली आर्म में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, इस आर्म को हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। डिसेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नीचे जा रहा है फिल्ट्रेट और यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर उठ रहा है। इस लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट में फिल्ट्रेट ऊपर उठ रहा है, इसलिए हम लोग इसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है इस आर्म को क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और यहाँ पे फिल्ट्रेट जब ऊपर जा रहा है, इस बेसिकली लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट को हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या फिर आपको डिसेंडिंग लिम्प या असेंडिंग लिम्प से भी बोला जा सकता है। यानी कि आपको अगर लिख देगा क्वेश्चन में डिसेंडिंग लिम्प, तो डिसेंडिंग लिम्प लिखा रहेगा या फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले लिखा रहेगा, बात बराबर होता है। ठीक है ना, इसे बोल रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या फिर डिसेंडिंग लिम्प, इसे बोल रहे हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले या फिर असेंडिंग लिम्प, बात बराबर है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोल दिए, लूप ऑफ हेनले बोल दिए, जिसका शेप हम क्या बताएं, हेयर पिन शेप का होता है। अब देखो ये जो असेंडिंग लूप है, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, इसको हम लोग असेंडिंग लूप बोल रहे हैं। इस असेंडिंग लूप का 2 पार्ट होता है। इस असेंडिंग लूप का 2 पार्ट होता है। सबसे पहला वाला थिन पार्ट, ये असेंडिंग लूप का थिन पार्ट कहलाता है। उसके बाद ये थिक पार्ट होता है। ठीक है, थिक पार्ट होता है। तो ये असेंडिंग लूप का थिन पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, और ये असेंडिंग लूप का थिक पार्ट हो गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया लूप ऑफ हेनले। अब फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ पार्ट इसी प्रकार से हाईली कोल्ड ट्यूब बनाता है। इसी प्रकार से हाईली कोल्ड ट्यूब होता है प्रेजेंट लूप ऑफ हेनले के बाद। इस तरीके से हाईली कोल्ड पार्ट आता है। इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ध्यान से देखो, इसको हम बोल रहे हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम बोल रहे थे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लेकिन ये बोमेंस कैप्सूल के रिस्पेक्ट में पास में है। ये देखो, ये बोमेंस कैप्सूल के रिस्पेक्ट में ये पास में है, इसलिए इसे हम प्रॉक्सिमल शब्द यूज करते हैं इसके लिए। और ये बोमेंस कैप्सूल के रिस्पेक्ट में दूर है, इसलिए इसके लिए डिस्टल यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, दोनों ही कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है। जो पास में होता है बोमेंस कैप्सूल के, उसके लिए हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और जो दूर होता है उसके लिए डिस्टल बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डीसीटी हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट अगर बात करें तो फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, डीसीटी। रीनल ट्यूब्यूल का फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, डीसीटी। ठीक है, अब देखो ये जो डीसीटी है ये जाके एक बहुत बड़ा डक्ट में खुलता है, एक बहुत लंबा सा डक्ट में खुलता है। इस प्रकार से बहुत लंबा सा एक डक्ट होता है जिसमें ये डीसीटी जाके खुलता है। अब ये जो डक्ट है ना, ये हम एक नेफ्रॉन का नहीं कहते। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा डक्ट है जिसमें बहुत सारे डीसीटी आके खुलते हैं। ये तो एक नेफ्रॉन का डीसीटी इसमें खुल रहा है, इस कलेक्टिंग डक्ट में। पहले इसका नाम बताते हैं। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, देखो ये कलेक्टिंग डक्ट में एक नेफ्रॉन का डीसीटी खुला है, डीसीटी जाके इस कलेक्टिंग डक्ट में खुला है। इसी तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी इसमें खुलता है। ये तो एक नेफ्रॉन का डीसीटी खुला, उसी प्रकार से इधर से किसी नेफ्रॉन का डीसीटी आएगा, उसी प्रकार से इधर से भी आएगा किसी नेफ्रॉन का डीसीटी। तो अलग अलग नेफ्रॉन के डीसीटी एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं, उसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कलेक्टिंग डक्ट आप किसी एक नेफ्रॉन के लिए नहीं बोल सकते हो कि एक नेफ्रॉन का पूरा कलेक्टिंग डक्ट है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटीज खुलते हैं।
ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेफ्रॉन का दो पार्ट होता है, एक ग्लोमेरुलस एक पार्ट को बोलते हैं, एक को बोलते हैं ट्यूब्यूल वाला पार्ट। देखो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, और बाकी यहाँ से जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट स्टार्ट हुआ ये पूरा यहाँ तक डीसीटी तक, इसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट बोलते हैं। तो एक होता है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जो इस जगह पे प्रेजेंट है, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट। अब रीनल ट्यूब्यूल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है बोमेंस कैप्सूल। ये जो कप शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसमें ही फिल्ट्रेट छन के आते हैं। ये जो हमारा कैपिलरी है, इस कैपिलरी से जो छन के इस एरिया में आ रहा है, बोमेंस कैप्सूल वाला एरिया में आ रहा है, जो भी छन के आया है उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। अब बोमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, पीसीटी में जाएगा, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये बोमेंस कैप्सूल के पास है इसलिए हम लोग इसे प्रॉक्सिमल शब्द यूज करते हैं। कॉन्वोल्यूटेड क्यों, क्योंकि हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक होता है, इसलिए ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो सेकंड नंबर पे पीसीटी आ गया। थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा लूप ऑफ हेनले। इसमें डिसेंडिंग लिम्फ होता है, असेंडिंग लिम्फ होता है। इस असेंडिंग लिम्फ में या फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट होता है, एक थिन वाला पार्ट, एक थिक वाला पार्ट। उसके बाद आता है डीसीटी वाला पार्ट जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इस डीसीटी के बाद एक लंबा सा डक्ट आता है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, जो यूरिन को रिसीव करता है। देखो यहाँ तक आते आते तो यूरिन बन जाएगा, यहाँ तक आते आते यूरिन बन जाता है, तो यूरिन आके इसमें खुलता है। यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी इस कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट यूरिन को इसमें डाल देते हैं। यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी से यूरिन आता है इस कलेक्टिंग डक्ट वाला एरिया में। ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन के लिए हम नहीं बोलते। अब देखो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इनका अरेंजमेंट एक बार विजुअलाइज करो। जब हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताए थे उस समय ये कलेक्टिंग डक्ट या फिर ये पूरा नेफ्रॉन कैसे प्रेजेंट था, याद करो एक बार। देखो कैसा था, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हमारी किडनी का तो यहाँ पे इस तरीके से पिरामिड प्रेजेंट थे, बहुत सारे थे ना, पिरामिड प्रेजेंट थे। और हम आपको बताए थे कि हमारे नेफ्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर देखें यहीं पर इस तरीके से ये पूरा जो पार्ट है वो इसी जगह पे प्रेजेंट होगा, कलेक्टिंग डक्ट भी इसी जगह पे प्रेजेंट होगा। तो कलेक्टिंग डक्ट देखो हम आपको एक बता देते हैं, रुको एक हम पिरामिड आपको बना के दिखाते हैं। देखो ये मेडुलरी पिरामिड था, इस पिरामिड में इस तरीके से नेफ्रॉन होगा, इस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। देखो इस तरीके से नेफ्रॉन होगा। अब देखो ये नेफ्रॉन कहाँ खुलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में खुलेगा। इस तरीके से लंबा सा कलेक्टिंग डक्ट होगा। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटीज खुलेंगे। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलेंगे, ये जो मेडुलरी पिरामिड है इसके टिप पे आके खुलेंगे। और हम आपको बताए थे मेडुलरी पिरामिड, बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड एक स्पेस में खुलता है, एक स्पेस में खुलता है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस, इस स्पेस को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। इस रीनल पेल्विस वाले एरिया में कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन आ रहा है वो इस रीनल पेल्विस वाला एरिया में खुलेगा। जब हम आपको फ्लो ऑफ यूरिन बताए थे तब हम आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए थे कि कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन आएगा वो यूरिन कहाँ जाएगा, इस मेडुलरी पिरामिड के थ्रू एक स्पेस में जाएगा जिसे हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। फिर इस रीनल पेल्विस से यहाँ पर से किडनी से एक बाहर एक पाइप जाता है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। इस यूरेटर से यूरिन का फ्लो हो जाएगा ब्लैडर तक। यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है तो ब्लैडर तक यूरिन का फ्लो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक पाइप के थ्रू जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, इस यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो एक्चुअली किडनी के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होता है और यूरिन का फ्लो किस तरीके से बॉडी से बाहर निकलता है। यूरिन किस तरीके से बॉडी से बाहर निकलता है उसका फ्लो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे कहाँ जाएगा यूरिन, इस स्पेस में खुलता है। इस स्पेस के बाद यूरिन एक पाइप में जाएगा जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। इस यूरेटर से एक ब्लैडर में जाएगा जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इस ब्लैडर से बॉडी से बाहर निकल जाएगा हमारा यूरिन एक पाइप के थ्रू जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लो ऑफ यूरिन और ये हो गया एक नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम एक बार और आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के बताएंगे और हर एक पार्ट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है उस चीज़ को हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, हम जो भी चीज़ यहाँ पे बोले थे वो सारी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो
बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, हम साइड हो जाएंगे। अभी पहले एक बार और समझ लो इस चीज़ को। हम क्या बोले थे, रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही थी, और रीनल आर्टरी किस में डिवाइड हो रही थी, आर्ट्रियोल में डिवाइड हो रही थी। तो देखो यहाँ पे बताए हैं एफरेंट आर्ट्रियोल बेसिकली एक ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, और बोमेंस कैप्सूल के पास आ रही है, इसलिए हम इसे एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, और ये एक फाइन ब्रांच होता है रीनल आर्टरी का। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल क्लियर है। अब देखो एफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाएगा, हम आपको बताए थे आर्ट्रियोल डिवाइड होके क्या बनाता है, कैपिलरी बनाता है। तो यहाँ पे एक कैपिलरी का गुच्छा बनता है, एक कैपिलरी का गुच्छा बनता है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, तो ये कैपिलरी का गुच्छा होता है ग्लोमेरुलस। और ये कैसे बना है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ही बना है। तो अब देख सकते हो एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से आया और यहाँ पे बहुत सारा कैपिलरी का गुच्छा बनाया जिसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ से जो ब्लड को लेके जाएगा उसे हम क्या बोल रहे थे, इफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे थे। इफरेंट क्यों बोले, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल से दूर लेके जा रहे हैं, इसलिए इफरेंट बोल रहे थे। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, टेक ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, तो ग्लोमेरुलस से क्या कर रहा है, ब्लड को दूर लेके जा रहा है, इसलिए हम इसे इफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है बोमेंस कैप्सूल। देखो बोमेंस कैप्सूल सबसे पहला पार्ट था रीनल टिब्यूल का। हम सबसे पहले आपको बताए थे नेफ्रॉन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और एक रीनल टिब्यूल वाला पार्ट था। ग्लोमेरुलस इसे बोल दिए, यहाँ से रीनल टिब्यूल वाला पार्ट यहाँ तक होता है। ठीक है, और ये रीनल टिब्यूल का फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप जैसा आपको दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड होता है। देखो एक अंदर की तरफ एक वॉल होता है और एक बाहर की तरफ वॉल होता है, एक अंदर की तरफ वॉल होता है और एक बाहर की तरफ वॉल होता है, इसलिए डबल वॉल्ड बोलते हैं। और ये ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है, यानी कि इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर है और इसके जो दोनों आर्म्स है इसके अंदर ग्लोमेरुलस घुसा हुआ रहता है। तो बोलते हैं कि ग्लोमेरुलस को ये इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, बेसिकली इसको रखा हुआ है। तो बोमेंस कैप्सूल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम पीसीटी भी बोलते हैं। ये हाईली कोइल्ड नेटवर्क होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद लूप ऑफ हेनले आया था, यहाँ पे हम लिख दिए लूप ऑफ हेनले, और इसके बारे में लिख लेना कि ये हेयर पिन शेप का होता है, हेयर पिन शेप्ड। ठीक है, इस तरीके से हेयर पिन शेप होता है। अब देखो इसके दो पार्ट्स हम बताए थे, एक डिसेंडिंग लूप, क्योंकि फिल्टरेट जो यहाँ से आ रहा है वो फिल्टरेट नीचे जाएगा, उसके बेसिस पे हम लोग इसको इस लूप ऑफ हेनले को डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर फिल्टरेट ऊपर जाता है, इसलिए इस लूप ऑफ हेनले को हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इस असेंडिंग लूप में भी दो पार्ट होता है, थिन पार्ट और थिक पार्ट। ये थिन वाला पार्ट पहले आता है, ध्यान रखना, ये जो पतला वाला पार्ट है वो पहले आता है, उसके बाद थिक वाला पार्ट आता है। ये मोटा वाला पार्ट बाद में आ रहा है ना, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये थिन वाला पार्ट पहले आता है, फिर थिक वाला पार्ट आता है असेंडिंग लूप का। ये लूप ऑफ हेनले कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम डीसीटी भी बोलते हैं। ये देखो ये है डीसीटी। इसके बारे में क्या बोलोगे, जैसे आप पीसीटी के बारे में बोले थे कि ये हाईली कोल्ड नेटवर्क होता है, उसी प्रकार से ये भी हाईली कोल्ड नेटवर्क होता है। दोनों का नाम हम लोग बेसिकली दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल कितना पास प्रेजेंट है या दूर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग इसका नाम दे रहे थे। ठीक है, फिर डीसीटी किस में खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। ये कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल खुलते हैं, यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी खुलते हैं। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू दिस डक्ट। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट अल्टीमेटली ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस। हम आपको इसका पोजीशन समझाए थे किडनी के अंदर किस तरीके से होता है। देखो ये है तुम्हारा नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स कहाँ, ये नेफ्रॉन का लेट सपोज करो इसी जगह पे कलेक्टिंग डक्ट होगा ना, इसी किसी जगह पे कलेक्टिंग डक्ट होगा। तो कलेक्टिंग डक्ट खुलेगा इस एरिया में, इस बेसिकली एरिया में, इसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस के बाद यूरिन कहाँ जाएगा, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर से फिल्टरेट आ रहा था, लेकिन जब इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारा फिल्टरेट चल जाता है, जो उसे हम यूरिन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिन। यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन बन जाता है। ये जो ब्लड से फिल्टर होके फिल्टरेट आया था, ये फिल्टरेट इस जगह से पास होके, यानी कि पूरा का पूरा रीनल ट्यूब्यूल में पास होके जब कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो उसे हम यूरिन बोलते हैं। यानी कि कलेक्टिंग डक्ट से जो फ्लो करके रीनल ट्यूब्यूल में गया वो यूरिन गया, यूरेटर से जो यूरिनरी ब्लैडर में आया वो यूरिन आया, फिर इससे बाहर जो निकला वो यूरिन ही निकलता है। तो वही यहाँ पे फ्लो को यहाँ पे बता दिए हैं कि रीनल पेल्विस में आया, फिर यूरेटर में आया, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आया, फिर यूरेथ्रा में आया, उसके बाद अल्टीमेटली बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला है। देखो
ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल बोल रहे थे, और ये ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन्स कैप्सूल दोनों को मिला के हम एक कॉमन नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं मालफिजियन टिब्यूल। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? मालफिजियन टिब्यूल। मालफिजियन टिब्यूल हम किसको बोले? हम बोले ग्लोमेरुलस प्लस, बताओ, बोमेन्स कैप्सूल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मालफिजियन टिब्यूल को एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं, ध्यान दो। पूरा का पूरा पार्ट को हम लोग रीनल टिब्यूल बोले थे। स्टार्टिंग में जो हम नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था ग्लोमेरुलस, एक था रीनल टिब्यूल। पूरा पार्ट को टिब्यूल बोलते हैं, रीनल टिब्यूल। लेकिन ये और यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, ये दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? मालफिजियन टिब्यूल या फिर रीनल कॉर्पस्कल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो नेफ्रॉन का हम पार्ट पढ़े, अलग अलग बेसिकली पार्ट्स पढ़े नेफ्रॉन का, इसमें कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स वाला रीजन में प्रेजेंट है, कौन मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है? देखो, हम जब आपको किडनी पढ़ाए थे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तब बताए थे ये बाहर वाला पार्ट क्या था? बाहर वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये पिरामिड वाला पार्ट, ये जो पिरामिड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम मेडुला बोलते हैं। तो हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि हमारा नेफ्रॉन वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी होता है, मेडुला वाले रीजन में भी होता है। अब हम नेफ्रॉन का अलग अलग पार्ट्स बता चुके हैं, तो आप यहाँ पे बताओ कि कौन सा पार्ट ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, कौन सा मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, बताओ। देखो, ये जो पूरा मालफिजियन टिब्यूल है, देखो मालफिजियन टिब्यूल किसको बोल रहे थे? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को बोल रहे थे। ये पूरा का पूरा बेसिकली मालफिजियन टिब्यूल, और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये पूरा ऊपर वाला, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये कॉर्टेक्स वाला रीजन में प्रेजेंट होता है, किडनी के कॉर्टेक्स वाला रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये लूप ऑफ हेनले का दोनों लिम्फ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दोनों, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होता है और मेडुला वाले रीजन में भी प्रेजेंट होता है। यानी कि देखो, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। देखो, इस तरीके से होगा, देखो इस तरीके से होगा। इसके ऊपर वाला रीजन सारा का सारा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा। यानी कि इसको आप इस तरीके से यहाँ पे इमेजिन करो, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, बाहर वाला, ये जो आपको बेसिकली ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस कॉर्टेक्स वाला रीजन में यहाँ इस लाइन से ऊपर जो भी प्रेजेंट है वो उस कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होगा। और कॉर्टेक्स और मेडुला में देखो, ये जो लूप ऑफ हेनले है और ये कलेक्टिंग डक्ट है, दोनों देखो आधा पार्ट कॉर्टेक्स में, आधा पार्ट मेडुला में है। इस कलेक्टिंग डक्ट का भी आधा पार्ट कॉर्टेक्स में, आधा पार्ट मेडुला में है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो मालफिजियन टिब्यूल है, ये पूरा पार्ट जिसे मालफिजियन टिब्यूल बोल रहे थे, ये पूरा पीसीटी, ये पीसीटी और ये डीसीटी, ये सारे हमारी किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और लूप ऑफ हेनले, ये पूरा डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप दोनों, ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ये पार्टली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में और पार्टली प्रेजेंट होते हैं मेडुला रीजन में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कौन सा कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, कौन मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नेफ्रॉन हमारे दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि ये जो पूरा नेफ्रॉन हम पढ़े, ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लूप ऑफ हेनले। बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये अगर बहुत डीप प्रेजेंट है मेडुला में, ये जो नीचे वाला पार्ट पूरा बना है तो मेडुला है ना, इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड होगा। देखो, ये जो मेडुलरी पिरामिड है, वो नीचे वाला ये रीजन है, ये पूरा मेडुला वाला रीजन है, ये पूरा कॉर्टेक्स वाला रीजन है। जब ये लूप ऑफ हेनले बहुत डीप घुसा हुआ रहेगा मेडुला वाले रीजन में, ऐसे नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले बहुत डीप घुसा रहेगा मेडुला वाले रीजन में, ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस तरीके से नेफ्रॉन प्रेजेंट है, तो कोई नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जो मेडुला वाले रीजन में बहुत डीप घुसे हुए होते हैं, इस तरीके से अंदर डीप घुसे हुए रहते हैं।
और कोई कोई नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जो मेडुला में उतना ज़्यादा नहीं घुसे हुए रहते हैं। अगर अब यहाँ पे बनाए तो इस तरीके से हल्का सा घुसे हुए रहेंगे, हल्का सा घुसे हुए रहेंगे। तो लूप ऑफ हेनले किस प्रकार से घुसे हुए मेडुला में, ज़्यादा घुसे हुए, कम घुसे हुए हैं, उसके बेसिस पे हम नेफ्रॉन को डिवाइड करते हैं कि हमारे नेफ्रॉन्स दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये उतना ज़्यादा डीप मेडुला में नहीं घुसा हुआ है तो ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। देखो LOH का मतलब होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जिसमें शॉर्ट है, छोटा लूप ऑफ हेनले है, इसमें लूप ऑफ हेनले उतना डीप पेनिट्रेटेड नहीं है मेडुला में, ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और जिसमें ये बहुत डीप घुसा हुआ रहता है वैसे नेफ्रॉन को हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो नेफ्रॉन को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि लूप ऑफ हेनले किस प्रकार से प्रेजेंट है। लूप ऑफ हेनले ज़्यादा घुसा हुआ है तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं, याद रखना। अब देखो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, ऐसे नेफ्रॉन्स 80% होते हैं। यानी कि हमारे किडनी में 80% नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जो मेडुला में उतने घुसे हुए नहीं हैं, जिनका लूप ऑफ हेनले उतना मेडुला में घुसा हुआ नहीं है। और सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, 20% ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिसका लूप ऑफ हेनले बहुत डीप घुसा हुआ होता है मेडुला में। तो परसेंटेज याद रखना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 80% होते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स 20% होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लूप ऑफ हेनले हम लोग नेफ्रॉन्स को डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो जाते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आर्ट्रियोल यहाँ पर था जो ब्लड को लेके आ रहा था, हम बोले थे ये रीनल आर्टरी का ब्रांच होता है। रीनल आर्टरी डिवाइड करके आर्ट्रियोल बनाता है और इसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं क्योंकि बोमेस कैप्सूल के पास आ रहा था। अब इस आर्ट्रियोल का काम क्या था? इस आर्ट्रियोल का काम था हमारे किडनी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का, क्योंकि आर्टरी जनरली क्या करती है, ऑक्सीजन लेके आती है। वो चाहती है कि वो जिस ऑर्गन में जा रही है उसके सेल्स ऑक्सीजन को ले ले, जैसा कि हम आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे। तो ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन लेके आएगी, ये ऑक्सीजन लेके आ रही है और ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें वेस्ट भी साथ साथ आता है, वेस्ट भी आता है साथ साथ में। और ये जो वेस्ट इसके साथ साथ आ रहा है, इस आर्ट्रियोल के अंदर ब्लड के साथ साथ आ रहा है, इस वेस्ट का यहाँ पर फिल्टरेशन हो जाता है, यहाँ पर यानी कि फिल्टर हो जाता है यहाँ पर वेस्ट फिल्टर, और कुछ कुछ अच्छे प्रोटीन भी फिल्टर आउट हो जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे किस किस चीज़ का कहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, इन टिब्यूल्स में क्या एक्चुअली होता है, कैसे फिल्ट्रेट से यूरिन बनता है, सब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। यहाँ पे बस इतना समझो, इस आर्ट्रियोल से जो वेस्ट होते हैं और जो अच्छे अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, जो गुड बेसिकली हमारे शरीर के लिए जो अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे प्रोटीन्स भी इस जगह पे चले जाते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर इस बोमेस कैप्सूल में जा रहे हैं, इससे छन के जो भी चीज़ जा रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी छन के इस जगह पे चला गया है, इसको हम लोग, जो यहाँ पर गया इसको हम लोग फिल्टरेट बोलते हैं, इसको हम लोग फिल्टरेट बोलते हैं। जो छन के इस बोमेस कैप्सूल के अंदर गया है उसको हम लोग फिल्टरेट बोलते हैं। और गैसेस तो यहाँ पे नहीं ना फिल्टरेट हुआ, गैसेस तो यहाँ पे फिल्टर होके नहीं गया। गैस जो आ रहा था, ऑक्सीजन गैस जो आ रहा था, वो ऑक्सीजन किस मकसद से आ रहा था? वो इस मकसद से आ रहा था कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स लगातार काम करते हैं, यूरिन बनाने का काम करते हैं, उन नेफ्रॉन्स को, उन नेफ्रॉन के सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल्स को चाहिए होता है, तो ये नेफ्रॉन्स में जो सेल्स प्रेजेंट है उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ जाएगा ना, उस चीज़ का बेसिकली अल्टीमेटली जाके वो यूरिन से बाहर निकलता है। अब क्या चीज़ यहाँ पे निकलता है बाहर यूरिन के फॉर्म में, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो, ये ऑक्सीजन इन सेल्स तक नहीं पहुँची है, अभी तक इन सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँची है। तो हमारा मकसद है इस ऑक्सीजन को नेफ्रॉन के सेल्स तक पहुँचाने का। उसके लिए देखो हमारे किडनी में कितना अच्छा अरेंजमेंट है। देखो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल आया, इसमें अभी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, और इस गैस को हमारे नेफ्रॉन के हर एक सेल्स तक पहुंचाना है। तो क्या होता है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, देखो हम इसको रेड से बता रहे हैं, ठीक है, रेड से बता रहे हैं। देखो यहाँ से आया, अब ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड, ये जो पूरा ट्यूबुलर पार्ट है, इसे हम रीनल ट्यूब्यूल बोल रहे थे ना, ये ट्यूबुलर वाले पार्ट में इस तरीके से घूम जाता है, इस तरीके से चारों तरफ घूम जाता है। ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट में घूम जाता है इस तरीके से पूरा का पूरा ट्यूब्यूल पार्ट में
हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल घूम जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल का एक नेटवर्क बिछ जाता है इस नेफ्रॉन के अराउंड। देखो इस तरीके से नेफ्रॉन का जाल बिछ जाता है पूरा का पूरा ट्यूब्यूल वाला पार्ट में। अब देखो ऐसा अरेंजमेंट जरूरी क्यों है बताओ? क्योंकि जो इफरेंट आर्ट्रियोल ऑक्सीजन लेके आ रहा था ना, ये इन नेफ्रॉन्स के अराउंड जब घूम जाएगा ना, ऐसे आर्ट्रियोल इस तरीके से घूम जाएगा ना, नेटवर्क बना लेगा, तो इन बेसिकली नेफ्रॉन के जो सेल्स है इस तरीके से यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं नेफ्रॉन के, ऑब्वियसली नेफ्रॉन भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होगा, तो यहाँ के जो सेल्स है जिसको ऑक्सीजन की नीड है और ऑक्सीजन इन आर्ट्रियोल के अंदर प्रेजेंट है, इन कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगी नेफ्रॉन के सेल्स। हम चाहते हैं कि नेफ्रॉन के सेल्स जो काम कर रहे हैं उसको ऑक्सीजन दे, इसीलिए ये एफरेंट आर्ट्रियोल इसके अराउंड घूम जाती है, पूरा का पूरा ट्यूब्यूल वाला पार्ट में घूम जाती है ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए। ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ये इस तरीके से एक नेटवर्क बनाती है। अब देखो इसको हम इफरेंट आर्ट्रियोल नहीं बोलते, क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल का यहाँ पर नेटवर्क बनता है इन ट्यूब्यूल के अराउंड। इस इफरेंट आर्ट्रियोल को हम दूसरे नाम से यहाँ पे जानते हैं, इसे हम कहते हैं, एक नाम है इसका, बताते हैं, रुको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये जो नेटवर्क बन रहा है, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल के ब्रांच से पूरा का पूरा नेटवर्क बन रहा है, कैपिलरीज का नेटवर्क बन रहा है, क्योंकि आर्ट्रियोल का डिवीजन से कैपिलरीज बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये बाद में जाके फिर एक कैपिलरी बनाती है, कैपिलरी का पूरा नेटवर्क बनाती है इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड। इस कैपिलरी को हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बताओ? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी क्यों बना? क्योंकि ये कैपिलरी क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है इन ट्यूब्यूल्स के सेल्स के पास। हम चाहते हैं इस ऑक्सीजन को पहुंचाने, हम चाहते हैं ये ऑक्सीजन पहुंच जाए इन सेल्स तक, इसीलिए हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बनाते हैं। यानी कि इस एफरेंट आर्ट्रियोल के ब्रांचिंग से एक नेटवर्क बन रहा है, उसे हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी बोल रहे हैं, जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है इन नेफ्रॉन के सेल्स तक। अब एक चीज़ और समझना, इसे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी ही क्यों बोले, इसका नाम इस तरह क्यों पड़ा? क्योंकि ये आर्ट्रियोल के डिवीजन से बन रहा है, इसलिए इसको कैपिलरी बोलेंगे। एक चीज़ याद हो गया। अब देखो पेरीट्यूब्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है इसके अराउंड, इसके पेरीफेरी में पूरा घूम रहा है, इसलिए इसको पेरीट्यूब्यूलर बोल रहे हैं। पेरी यानी कि पेरीफेरी में, ट्यूबुलर मतलब कि ये जो ट्यूब्यूल है जिसमें बेसिकली यूरिन बनता है, इस ट्यूब्यूल के अराउंड पेरीफेरी में घूम गया है, इसलिए इसका नाम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी है। आई होप हम आपको समझा पाए होंगे। अब एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं, ये जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी है ये एक और ब्रांच बनाती है, ये एक और पतले से वेसल बनाती है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और ये सब इसके बारे में तुम टेंशन मत लो, अभी जो बताने वाले हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख देंगे। आप बस यहाँ पे समझो हम क्या बताएं, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी के बारे में सबसे पहले बताएं। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसके ब्रांचिंग से ये बना, यानी कि आर्ट्रियोल के ब्रांचिंग से कैपिलरी बना। अब इस कैपिलरी से भी एक पतला पतला नेटवर्क बनता है वेसल का, इस तरीके से पतला पतला बनता है। और ये जो नेटवर्क का जो वेसल हम आपको बता रहे हैं, ये पता है किसके अराउंड बनता है? इसके अराउंड बनता है। यानी कि ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके अराउंड पतले पतले बेसिकली वेसल्स बनते हैं, जो कि इन पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का ही ब्रांचिंग से बनता है। बताते हैं अभी, एक मिनट। देखो ये जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी है इसका एक ब्रांच निकलता है, ठीक है, एक ब्रांच लेट सपोज करो निकल रहा है, और ये ब्रांच, ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके अराउंड बिल्कुल इनके पैरेलली इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से। ये है क्या बताओ? ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का ही एक ब्रांच है जो इसके अराउंड घूम रहा है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड घूम रहा है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और इसका भी एक अलग नाम है। जैसे आर्ट्रियोल से कैपिलरी बना, इसको हम लोग अलग नाम दिए ना, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी बोल रहे हैं। अब ये जो कैपिलरी है इसका ही एक पतला सा वेसल मतलब समझ रहे हो ना, पतला सा पाइप इससे निकलता है, जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड इस तरीके से पैरेलली रन करता है, इसका नाम क्या होता है पता है? इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। इसके बारे में अभी लिख देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको वासा रेक्टा बोल रहे हैं। अब ये चीज़ बताओ, इस वासा रेक्टा के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या घूम रहा है इसके अंदर? बताओ क्या घूम रहा है? इसके अंदर तो ब्लड ही घूम रहा है ना। इस लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या घूम रहा है?
इसके अंदर फिल्टरेट घूम रहा है, जो यहाँ से छना था फिल्टरेट वो इसके अंदर घूम रहा है, और इस वासा रेक्टा के अंदर क्या घूम रहा है, इसके अंदर ब्लड घूम रहा है। बस इतना ही समझना है आपको, बस इतना ही समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे इस वासा रेक्टा का क्या इंपॉर्टेंस है। इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑक्सीजन पहुंचाती है नेफ्रॉन के सेल्स तक, इसीलिए ये ट्यूब्यूल वाले पार्ट के अराउंड इस तरीके से घूमती है। ये इफरेंट आर्टेरियल समझ में आ गया होगा, इसके ही ब्रांचिंग से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनता है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के ही पतले पतले वेसल्स निकलते हैं और इस लूप ऑफ हेनले के अराउंड इस तरीके से पैरेलली रन करते हैं, जिसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं। इस वासा रेक्टा के अंदर ब्लड फ्लो होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे कि वासा रेक्टा के अंदर क्या घूमता है, तो बताना ब्लड ही रहता है इसके अंदर। क्योंकि ब्लड क्यों रहता है, क्योंकि ये इसके ही तो ब्रांचिंग से बना ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के ही ब्रांचिंग से बना है, और इसके अंदर भी तो ब्लड है ना, इसके अंदर तो पूरा ब्लड प्रेजेंट है, क्योंकि ये इसकी ब्रांचिंग से बना है, इफरेंट आर्टेरियल के ब्रांचिंग से बना है। और इफरेंट आर्टेरियल के अंदर क्या था, इसके अंदर ब्लड था, तो सबके अंदर ब्लड था। इफरेंट आर्टेरियल के अंदर भी ब्लड है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर भी ब्लड है, और इसके पतले पतले वेसल्स जो इसके पैरेलली रन कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनले के पैरेलली रन कर रहे हैं, इसके अंदर भी ब्लड प्रेजेंट होगा। तो वासा रेक्टा के अंदर ब्लड बहता है और लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्टरेट रहता है। बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको सब कुछ, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो भी चीज़ हम आपको भी बताए थे वो चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं नोट के फॉर्म में। सबसे पहला पॉइंट है इफरेंट आर्टेरियल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस। हमें पता है ग्लोमेरुलस से क्या निकल रहा था, ब्लड को लेके इफरेंट आर्टेरियल निकल रहा था, और इफरेंट आर्टेरियल के ही ब्रांचिंग से तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बन रहे थे, जो इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड बेसिकली नेटवर्क बना रहे थे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफरेंट आर्टेरियल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, जिसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल रहे हैं। अब देखो, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को हम शॉर्ट फॉर्म में PTCN बोलते हैं, दैट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, एन से नेटवर्क होगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में PTCN भी बोलते हैं। याद रखना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है नेफ्रॉन के सेल्स तक, ठीक है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्यों बनता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और ये किससे बाहर निकलता है, यानी कि किससे बनता है, वो चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब देखो, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, इसका काम क्या है, इसका काम है ऑक्सीजन पहुँचाना नेफ्रॉन के सेल्स में। तो किसी भी प्रकार के नेफ्रॉन हो, अभी हमने दो अलग अलग प्रकार के नेफ्रॉन्स देखे थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ लूप ऑफ हेनले। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना इस जगह पे कि दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो वो दोनों नेफ्रॉन्स में ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। अब इनका होना भी जायज़ है भैया, दोनों जो अलग अलग प्रकार के नेफ्रॉन्स है दोनों में प्रेजेंट होना भी जायज़ है, क्योंकि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का काम क्या है, ऑक्सीजन पहुँचाना, और ऑक्सीजन की नीड तो हर एक सेल्स को है। इसीलिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज दोनों टाइप के नेफ्रॉन्स में दिखते हैं, दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में भी, या फिर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में भी, ठीक है। तो दोनों नेफ्रॉन्स में ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी दिखते हैं, जैसे हम PTCN बोलते हैं। अब हम आपको बताए थे इन PTCN से ही पतले पतले वेसल्स निकलते हैं जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड घूम जाते हैं, जिसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं। देखो, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ए माइन्यूट वेसल ऑफ PTCN, इसका ही माइन्यूट वेसल रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, या हेनलेस लूप इसके पैरेलल रन करता है और बनाता है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं। तो वासा रेक्टा यू शेप्ड होता है, ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करता है, और ये PTCN का माइन्यूट ब्रांचिंग से बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोल रहे हैं। अब देखो, इसके बारे में ध्यान रखना, इसमें हम आपको बताए थे कि इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, बताए थे ना, इसके अंदर ब्लड ही फ्लो होता है ना, क्योंकि PTCN के ही ब्रांचिंग से बना है, इसलिए इसमें ब्लड ही बहेगा। अब इसमें जो ब्लड का फ्लो का जो डायरेक्शन होता है और फिल्टरेट का फ्लो का डायरेक्शन लूप ऑफ हेनले के अंदर, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे, देखो, हम बताए थे ऐसे लूप ऑफ हेनले था, ये क्या था, लूप ऑफ हेनले था, इस प्रकार से यहाँ पे थिन और थिक ब्रांचिंग था, इस तरीके से हम रफली बना रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको बताए थे कि इस तरीके से वासा रेक्टा इसके पैरेलल रन कर रहा था। अब देखो क्या होता है, फिल्टरेट हमेशा इधर से आएगा। आपको बताए थे कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इस तरीके से फिल्टरेट इस तरीके से रन करता है, तो फिल्टरेट का डायरेक्शन क्या हुआ, इस तरीके से। अब ये जो वासा रेक्टा है जिसमें ब्लड बह रहा है, इस ब्लड का डायरेक्शन ये होता है, एकदम बिल्कुल अपोजिट
फिल्ट्रेट के डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड बह रहा है और इस लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट का फ्लो का डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। वो चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ब्लड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो फिल्ट्रेट इन लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और एक पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वासा रेक्टा एब्सेंट और हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। अभी नेफ्रॉन्स बताएं दो प्रकार का होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये जो वासा रेक्टा है ये मतलब एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। तो अब इस वासा रेक्टा का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों हो रहा है फिल्ट्रेट के फ्लो से, ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ हम आपको पढ़ाएं वो सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिल्ट्रेट से यूरिन कैसे बनता है उस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।